243D इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करना है अपने को। पंचायतों में आरक्षण क्या स्टार्ट करना है? पंचायतों में आरक्षण। देखिए ध्यान से थोड़ा सा, इसके लिए आर्टिकल है 243D। रिजर्वेशन इन पंचायत, पंचायतों में आरक्षण। ठीक, इसका प्रावधान तो पहला बात याद रखना है 243D में किया गया है। दूसरा बात याद रखनी है आपको, 72वां संविधान संशोधन 1992 में प्रमुख प्रावधान, मैं आपको बता रहा हूं पहले, 72वां संविधान संशोधन ये सब जगह लागू होगा। सबके सब जगह कौन सा लागू होगा? 72वां संविधान संशोधन। ठीक है, इसका पहला पॉइंट लिखना, आरक्षण किनको देना है? तो याद रखना है एसटी और एससी को। एसटी और एससी को उनकी जनसंख्या के अनुपात में उनका पॉपुलेशन कितना है उस रेशियो में क्या देंगे इसको? रिजर्वेशन। किसको? एसटी एससी को। ठीक है, मतलब इनको कैसे आरक्षण दिया जाएगा? इनके जनसंख्या के रेशियो के प्रोपोर्शन। ठीक है, दूसरा बात, यदि एसटी और एससी का रिजर्वेशन आरक्षण 50% से कम है, लेस देन 50%, तब वहां ओबीसी को 25% का आरक्षण दिया जाएगा। क्या बोला? यदि एससी और एसटी को आरक्षण दोनों मिलाकर उनके जनसंख्या, अगर मान लीजिए जनसंख्या 50% से कम है तो आरक्षण भी 50% से कम मिलेगा। तो एसटी और एससी को अगर आरक्षण 50% से कम है, वहां पर किसको आरक्षण मिलेगा? 25%। ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा। पहला बात, एसटी और एससी को आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में मिलेगा। दूसरा बात, एसटी और एससी का आरक्षण यदि 50% से कम है तो वहां पर ओबीसी को आरक्षण कितना परसेंट दिया जाएगा? 25%। तीसरा पॉइंट, महिलाओं को आरक्षण 1/3 या 33%, 1/3 या 33% ठीक है, आरक्षित होगा। महिलाओं के लिए रिजर्वेशन 1/3 या 33%। चौथा, यदि यदि पंचायत क्षेत्र में
एसटी, एससी, ओबीसी। यदि किसी पंचायत क्षेत्र में एसटी, एससी और ओबीसी की कोई जनसंख्या नहीं है, अगर किसी पंचायत क्षेत्र में एसटी, एससी और ओबीसी की कोई भी जनसंख्या नहीं है, वहां पर आरक्षण को अपवर्जित कर दिया जाएगा। रिवोक्ड, अपवर्जित, वहां पर आरक्षण को अपवर्जित कर दिया जाएगा, मतलब आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। आरक्षण अपवर्जित कर दिया जाएगा। और पद अधिकारी या पदाधिकारी जो पद को धारण करेगा, या पदधारी लिखना, पदधारी सामान्य वर्ग का होगा। पदधारी कैसा होगा? सामान्य वर्ग। चलिए आ जाइए स्लाइड में क्या लिखता है देखते हैं। देखो ये गलत लिखा हुआ है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम नहीं। मैं आपको क्या बोला? 72वां संविधान संशोधन अधिनियम 72 अमेंडमेंट है। देखिए उसमें सेम प्रावधान वैसी के वैसी है कि नहीं है। पहला पॉइंट, प्रत्येक ग्राम पंचायत में अनुसूचित जाति एसटी और अनुसूचित जनजाति एससी के लिए स्थान आरक्षित रखे जाएंगे। आरक्षण का अनुपात उस वर्ग की कुल जनसंख्या के अनुपात के आधार पर होगा। मतलब एससी और एसटी को आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में मिलेगा। यही बात मैं लिखा है आपको, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यदि किसी ग्राम पंचायत में एसटी या एससी वर्ग के लिए 50% या 50% से कम स्थान आरक्षित किए गए हों, एसटी और एससी को आरक्षण 50% से कम है, वहां पर ओबीसी को कितना परसेंट आरक्षण मिलेगा? 25%। ओबीसी को कितना परसेंट आरक्षण दिया जाएगा? 25%। तीसरा बात, प्रत्येक ग्राम पंचायत में महिलाओं को 1/3, 1/3 आरक्षण होगा। मैं आपको कौन सा नियम बता रहा हूं, ध्यान से, 72वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। नेक्स्ट पॉइंट, यदि किसी ग्राम पंचायत के लिए एसटी, एससी और ओबीसी की जनसंख्या है ही नहीं, तो वहां पर क्या किया जाएगा? जो आरक्षण है उसको अपवर्जित कर दिया जाएगा। अपवर्जित कर दिया जाएगा मीन्स समाप्त कर दिया जाएगा। और संबंधित पदाधिकारी जो पद या पदधारी है वो कैसे वर्ग का होगा? जनरल कैटेगरी का। नोट करके एक बात लिखिए, क्योंकि पंचायती राज अधिनियम राज्य विषय का, राज्य सूची का विषय है। क्योंकि पंचायती राज क्योंकि पंचायती राज राज्य विषय का सूची है, इसीलिए आरक्षण के मुद्दों पर कानून बनाने का अधिकार संबंधित राज्य को भी होता है। क्या? संबंधित राज्य आरक्षण पर क्या बना सकता है? कानून बना सकता है। इसी में पहला पॉइंट लिखना, इसीलिए छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के तहत, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत महिलाओं को
कुल सीट का 50% आरक्षण प्राप्त। जो उन्हें अपने वर्ग से सेम कैटेगरी से प्राप्त होता है। का मतलब समझाऊंगा भी, बस लिखिए। ठीक है, देखिए जो पंचायती राज है ये राज्य सूची का विषय है, इसीलिए आरक्षण के मुद्दों पर संबंधित राज्य सरकार क्या बना सकता है, अपना खुद का नियम कानून बना सकता है। इसीलिए आरक्षण पर संशोधन भी कर सकता है। इसी पर संशोधन करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार महिलाओं को कुल सीट पर कितना प्रतिशत आरक्षण देता है, 50%, और ओबीसी को ओबीसी को 25% का आरक्षण प्राप्त है। लेकिन ध्यान से एक बात एकदम स्पष्ट याद रखना, 72वां संविधान संशोधन ओबीसी को 25% आरक्षण तभी देगा जब एसटी और एससी को का आरक्षण 50% से कम होगा, अन्यथा नहीं देगा। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार इस पर संशोधन करते हुए 25% का आरक्षण देगी, मतलब ठीक है एकदम। ये देखो 73वां संविधान संशोधन की बात क्या है और छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की बात क्या है, दोनों अलग अलग याद रखना है। निम्नलिखित में से 73वां संविधान संशोधन के संबंध में गलत है, वो इसके पॉइंट को उठा के उसमें डाल देगा। 73वां संविधान संशोधन में महिलाओं को आरक्षण केवल 1/3% है, लेकिन छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में 50%। वैसे ही ओबीसी को 25% देगा, लेकिन कब देगा, जब एसटी और एससी को मिलाकर 50% से कम होगा तभी देगा। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने यह प्रावधान कर दिया कि देगा ही देगा। ठीक है, और महिलाओं को जो आरक्षण मिलता है उनको उनके इस वर्ग से मिलेगा। अब ये वर्ग क्या होता है समझाता हूं, ध्यान देना। जैसे ये हो गया एसटी, एससी, ओबीसी और इसके बाद आएगा जनरल, ऐसे ही सीट बटेंगे। मान लीजिए एससी एसटी को आपने 30% का आरक्षण दिया है, इसको दिया है आपने 25%, इसको दिया है 25%, और बच गया कितना, 25 25 50 30 80, ये बच गया 20। ऐसे सीट बटे हैं। अब महिलाओं को कहाँ मिला 50%, महिलाओं को तो मिला ही नहीं अभी 50%। एसटी ओबीसी को 25 देना तो दे दिए, इन दोनों को तो इनकी जनसंख्या के अनुपात में मिलेगा। हो सकता है इसको 35 मिल जाए, इसको 30 मिल जाए, कैसा जनसंख्या रहेगा। अगर एसटी बाहुल हो तो एससी कम होगा, एससी बाहुल है तो एसटी कम होगा। ओबीसी को 25% देना ही है। अब इसमें क्या होता है, अब देखो इसको बांटेंगे, इसका 50% क्या होगा, ये होगा फीमेल, और एक होता है ओपन। आप जब भी बोलोगे मेल कोई आरक्षण नहीं है, फीमेल होता है केवल। ये ओपन होगा 15 सीट, 15 सीट क्या होगा ओपन, और 15 होगा फीमेल। कौन सा फीमेल, एसटी फीमेल। अपने वर्ग में, अपने वर्ग में एसटी फीमेल को कितना सीट मिल गया, 15। ये ओपन है, ओपन मतलब कोई भी, लड़का लड़की डोकरा ढाकरा डोकरी कोई भी जाएगा ओपन, इसमें कोई नहीं है, लड़का ना लड़की, किसी से कोई लेना देना नहीं, ये ओपन है। इसमें भी महिला जा सकती, 15 का 15, और इधर अलग 15। बात समझ में आया, ओपन होता है। वैसे ही ये 25 में आपको तोड़ना पड़ेगा, तो ये होगा एक तरफ 13 एक तरफ 12, तो ओपन के तरफ एक ज्यादा दे देते हैं, ऐसा देगा। बात समझ में आया। हाँ, ये ओपन में फीमेल भी आ जाएगी, मेल भी आ जाएगी, लेकिन इसमें केवल एससी फीमेल, वैसी ओबीसी फीमेल, वैसी जनरल फीमेल, ऐसे इनको अपने वर्ग में
आधा आधा करके 50% का आरक्षण दिया जाएगा। ऐसे हो गया 50%, हो गया ना 50, ऐसे दिया जाता है इनको आरक्षण। ठीक, नेक्स्ट, पंचायतों में आरक्षण का तुलनात्मक अध्ययन। ये देखिए 3 कॉलम बनाना है। पहले कॉलम में आपको रखना है 73वां संविधान संशोधन 1992, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 और तीसरा पेशा एक्ट 1996। इधर देखो, चक्री क्रम मतलब यहाँ पर होता है एसटी, फिर आएगा एससी, फिर आएगा ओबीसी, फिर आएगा आपका जनरल। इस बार एसटी सीट था तो अगले बार क्या चल देगा, एससी, उसके बाद चल देगा ओबीसी, उसके बाद चल देगा जनरल, फिर जनरल के बाद फिर आ जाएगा एसटी। ये होता है चक्री क्रम। ये होता है चक्री क्रम। और पेशा में किसको प्राथमिकता देगा, एसटी। पहला बात, निर्धारण का क्रम कैसे निर्धारित करेंगे, चक्री क्रम में। चक्री क्रम कौन निर्धारित करता है, कलेक्टर। इसमें लिखना छत्तीसगढ़ में जिसको भी जिसको भी मिला 10 वर्ष तक उसको मिलते रहेगा, 10 साल तक वो सीट वैसी रिजर्व हो जाएगा, किसको भी मिला। छत्तीसगढ़ में एक प्रावधान याद रखना है, 10 वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, वो सीट रिजर्व हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसको भी कलेक्टर, इसको भी कलेक्टर और इसको भी कलेक्टर। ये सीट एसटी होगा, एससी होगा, ओबीसी, इसका निर्धारण कौन करता है, ठीक। दूसरा, अब आरक्षण में आ जाइए। यहाँ पर आरक्षण केवल और केवल एसटी और एससी के लिए बात किया गया है, एसटी और एससी को आरक्षण। तो याद रखना है 73वां संविधान संशोधन में केवल आरक्षण किसको दिया गया है, एसटी और एससी को। कैसे, जनसंख्या के अनुपात में, पॉपुलेशन रेशियो के आधार पर, जितनी उनकी जनसंख्या होगी उसके आधार पर उनको आरक्षण मिलेगा। जैसे मान लीजिए 1000 में 400 लोग हैं तो 40% रिजर्वेशन हो गया। जैसे एसटी और एससी को 40%, अब ओबीसी का नंबर आएगा, तब ओबीसी को वहां क्या देगा, 25%। नोट करके नीचे लिखिए, एसटी और एससी को आरक्षण कैसे दिया जाएगा, जनसंख्या के अनुपात में। नोट करके दूसरा पॉइंट लिखना, यदि एसटी और एससी का आरक्षण लेस देन 50% है, 50% से कम है, यही जो एसटी और एससी का जो आरक्षण है ये 50% से कम है, ये क्या है, 50% से अगर कम है, तब ओबीसी को 25% का सीटों में आरक्षण मिलेगा। ठीक, लेकिन छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में एसटी और एससी को उसके जनसंख्या के अनुपात में और अन्य पिछड़ा वर्ग को 25% मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इनको तो 25 पर छत्तीसगढ़ में मिलेगा ही मिलेगा, ये याद रखिएगा।
क्लियर? आगे देखिए महिला वर्ग के लिए कैसा है। तो इसमें 73वां संविधान संशोधन में महिलाओं को कितना आरक्षण, कुल सीट का 1/3% सीट आरक्षित है। जबकि अपने वर्ग में मतलब एसटी को आरक्षण है, तो एसटी का अपने वर्ग में सेम कैटेगरी में अपने कुल सीट का 1/2 अर्थात 50% आरक्षण है। छत्तीसगढ़ में कितना परसेंट आरक्षण है? 50%। यहाँ भी सेम, पेशा में भी अपने वर्ग में 50% या 1/2। अलॉटमेंट ऑफ सीट कौन करता है? सीटों का आवंटन कलेक्टर। सीटों का आवंटन कौन करता है? कौन सा सीट एसटी होगा, कौन सा एससी होगा, कौन सा ओबीसी होगा, कौन सा महिला होगा, कौन सा जनरल, ये डिसाइड कौन करता है? कलेक्टर। ये है आरक्षण, रिजर्वेशन। क्या क्या इसमें? अच्छा, ये एक नोट लिख लेना पेशा में, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति के लिए 100% रिजर्व रहेगा यदि उनकी जनसंख्या 50% से अधिक होगी। जनपद पंचायत का अध्यक्ष और जिला पंचायत का अध्यक्ष ऑलवेज रिजर्व, हमेशा ये क्या रहेगा? आरक्षित रहेगा ये सीट, यदि वहां पर क्या हो, उनकी जनसंख्या 50% से क्या हो, ये हुआ आरक्षण। इसके बाद 243E, ए बी सी डी ई। ई मतलब 5, 5 मतलब कार्यकाल। हेडिंग डालिए 243E, कार्यकाल, पंचायतों का कार्यकाल। देखिए नॉर्मल बोलोगे तो 5 वर्ष के, नॉर्मल बोलोगे तो 5 वर्ष के लिए। लेकिन आपको हमेशा याद रखना ये बात, गणना कहां से होता है? गणना इनका प्रत्येक पंचायत अपने प्रथम सम्मेलन के तारीख से 5 वर्ष तक, ये एकदम नहीं भूलना है। क्या बोला मैं? प्रत्येक पंचायत अपने पहले सम्मेलन, जिस दिन उनकी पहली मीटिंग होगी, पहला सम्मेलन होगा, उस दिन से लेकर के कब तक? 5 वर्ष तक। प्रथम सम्मेलन जी, आज जिस दिन पहला बैठक हुआ उस दिन से इनकी गणना प्रारंभ होती है। ये बात एकदम कंठस्थ करके याद रखना है, ठीक है? पंचायतों का कार्यकाल कितने साल का होता है? नॉर्मली 5 साल का। कितने साल का? लेकिन गणना, इनकी गणना कहां से चालू होता है? काउंटिंग कहां से चालू होता है? पहले सम्मेलन से की तारीख से, जिस दिन वो पहली बार बैठेंगे इनकी गणना वहां से प्रारंभ होगी। तो इनकी गणना कहां से चालू होती है? पंचायत अपने पहले सम्मेलन के नियत तारीख से 5 वर्षों तक बना रहेगा, ठीक है? देखो कार्यकाल की, लिखो हेडिंग डालिए, कार्यकाल की गणना निम्न आधारों पर नहीं किया जा सकता। ये आपको ऐसी पॉइंट मिलेंगे कि कार्यकाल की गणना किन आधारों पर किया जाता है, तो पहले सम्मेलन की तारीख से। लेकिन अब आपको ऑप्शन देगा परिणाम घोषणा की तिथि से, बिल्कुल गलत बात, ठीक है? चुनाव की घोषणा के तारीख से इनकी गणना नहीं होती। दूसरा,
ग्राम पंचायत के गठन की अधिसूचना, जिस दिन ग्राम पंचायत के एस्टेब्लिशमेंट का नोटिफिकेशन जारी होता है उस दिन से गणना बिल्कुल गलत बात है। और तीसरा याद रखना है, पदाधिकारियों के शपथ से, ये तीनों का गलत बात। लेकिन आपको केवल एक ही बात याद रखना है, जिनका कार्यकाल की गणना प्रत्येक पंचायत अपने पहले सम्मेलन की नियत तारीख से 5 वर्षों तक बना रहेगा। तो इनके कार्यकाल की गणना कब कैसे होती है? पहले सम्मेलन से लेके 5 साल तक। ठीक है, ये एकदम स्पष्ट याद रहना, पहले सम्मेलन से 5 साल। देखिए, ये लिखने वाली बात नहीं है, ये हमेशा याद रखना, चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो, चाहे दुनिया में किसी का भी चुनाव हो। क्या होता है, किसी भी पंचायत के लिए निर्वाचन ना 5 साल का जो अवधि होता है उसके समापन के 6 महीने पहले करा लेते हैं, ताकि भाई साहब एक का कार्यकाल समाप्त हो और दूसरे का कार्यकाल क्या हो जाए, प्रारंभ हो जाए। तो हमेशा किसी का भी कार्यकाल खत्म होने के 6 महीना पहले क्या करा लिया जाता है, चुनाव करा लेते हैं। तो देखिए, किसी भी पंचायत के निर्वाचन के 5 साल की अवधि समाप्त होने से 6 महीने पूर्व क्या करा लिया जाता है, चुनाव करवा लिया जाएगा। 5 वर्ष के पूर्व अगर, अच्छा ये हो गया चुनाव नॉर्मल, अगर पूरा का पूरा 5 साल अगला कोई बिता लिया तब की बात है, पूरा 5 साल कार्यकाल बीत गया तब की बात है कि 6 महीना पहले चुनाव करा लिए। लेकिन कुछ ऐसा भी केस होगा कि 6 महीना से ज्यादा समय बचा है, 5 वर्ष से पूर्व त्याग पत्र दिए जाने पर अगर कोई व्यक्ति जो है पूरा 5 साल काम नहीं किया, 2-2.5 साल में मन भर गया उसका, अरे बस कर यार मजा नहीं है, त्याग पत्र दे दिया। अब क्या किया जाएगा, तो त्याग पत्र दे दिया तो 6 महीने के भीतर क्या करा दिया गया, वहां बाई इलेक्शन, उपचुनाव। क्या होगा वहां पर, उपचुनाव। और जो चुन कर आएगा वो शेष अवधि के लिए आएगा, रिमेनिंग टाइम के लिए, पूरे 5 साल के लिए नहीं आएगा। कितने अवधि के लिए आएगा, शेष अवधि के लिए। बाई इलेक्शन से जो भी जीत कर आएगा कितने के लिए आएगा, वो शेष अवधि के लिए, पूरे कार्यकाल के लिए नहीं आएगा। यही 2 बातों को देखो ध्यान से, कार्यकाल पूर्ण होने से, पूर्व भंग होने से, अगर कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है और कार्यकाल क्या हो जाए, इसका भंग हो जाए, तब क्या होगा बोलता है। तो 2 कंडीशन है, एक कंडीशन 6 महीने से अधिक कार्यकाल बचा हो, एक कंडीशन ये है कि 6 महीने से ज्यादा कार्यकाल बचा था तो बाई इलेक्शन कराया जाएगा। 6 महीने से ज्यादा कार्यकाल बचा रहेगा तो क्या कराया जाएगा, बाई इलेक्शन, उपचुनाव कराया जाएगा। ठीक। दूसरा बात, अगर 6 महीने से कम कार्यकाल बचा रहेगा तो उपचुनाव नहीं होगा, फ्रेश चुनाव होगा, जो भी आएगा वो 5 साल के लिए आएगा। बातें स्पष्ट हुई। लेकिन अब मेरे को बताओ, कोई व्यक्ति 2.5 साल के बाद त्याग पत्र दे दिया, चुनाव होने में 6 महीने के भीतर चुनाव कराएगा ना चुनाव आयोग, तो कितने देर में कराएगा, तो बाकी समय में नाली साफ करना है, लाइटिंग की व्यवस्था करना है, शौचालयों को साफ रखना है, घाट को साफ रखना है, गांव का साफ सफाई ये काम करेगा कौन, या किसके आदेश पर होगा। तो ये लोग ना आपस में मिलकर, आप सभी पंच ना, कोई और नहीं, केवल पंच लोग, क्योंकि एक ग्राम पंचायत किसमें बटा होता है, वार्डों में। सरपंच तो गया, जो प्रत्यक्ष चुनाव से आया था वो तो गया, अब तो है ही नहीं कोई। अच्छा, अब उप सरपंच को बनाएंगे नहीं, क्योंकि वो खुद क्या है, अरे भाई उप सरपंच भी क्या एक प्रकार का पंच ही तो है। तो ये आपस में मिलकर एक सरपंच बनाएंगे, जिसको बोलते हैं स्थापन्य सरपंच। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, अभी अभी क्रिकेट में चल रहा है, ये सिंबल किसका है अभी, सब्स्टिट्यूट प्लेयर का। तो सब्स्टिट्यूट सरपंच, कैसा सरपंच, सब्स्टिट्यूट सरपंच आएगा। स्थापन्य सरपंच, 6 महीने का जो कार्यकाल बचा ना, जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक कार्यकाल कौन चलाएगा, स्थापन्य सरपंच। इसका नाम याद रखना है, स्थापन्य सरपंच। सरपंच की मृत्यु हो जाने पर या त्याग पत्र पर 6 महीने के भीतर में चुनाव होना आवश्यक है। तब तक, कोई जरूरी नहीं है त्याग पत्र दे, बेचारा मर भी सकता है, तब तक
स्थापन सरपंच के द्वारा कार्यवाही की जाएगी। और ये स्थापन सरपंच कौन बन सकता है? निर्वाचित पंच। कौन बन सकता है? निर्वाचित पंच आपस में मिलकर किसी एक को क्या बना लेते हैं? स्थापन सरपंच। स्थापन सरपंच कब तक अपने पद पर बना रहेगा? जब तक कि बाई इलेक्शन या उपचुनाव होकर के कोई सरपंच ना आ जाए। ठीक है। और जैसे वो आएगा ये स्थापन सरपंच हट जाएगा। लेकिन स्थापन सरपंच के द्वारा जितने काम किए गए रहेंगे उसके आने से पहले सारे के सारे काम कैसे होंगे? वैलिड, वैध होंगे। क्लियर? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या टॉपिक? पंचायत के पदधारी होने के निर्वाहित योग्यताएं बोलिए चाहे डिस्क्वालिफिकेशन। निर्धारिताएं मतलब डिस्क्वालिफिकेशन, क्या क्या ऐसा चीज होगा जिससे वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगर डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? क्वालीफाई। अरे भाई मैं एक लाइन बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। राम दिन रात घूमता है इसीलिए खराब लड़का है। राम दिन रात घूमता है इसलिए खराब लड़का है। तो राम क्या छोड़ देगा तो अच्छा लड़का हो जाएगा? दिन रात नहीं घूमेगा तो अच्छा लड़का हो जाएगा। तो वही अयोग्यताओं को छोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? वही बात समझ में? चलिए क्या क्या नहीं करना है आपको पंचायत चुनाव लड़ने के लिए? देखिए इस अनुच्छेद के तहत कोई व्यक्ति किसी पंचायत का पदाधिकारी नहीं हो सकता यदि, पहला पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाना है, पगला हो। पहला पॉइंट कैसा हो? मेंटल। कैसा हो? पगला हो। सब बोल रहे हैं पंचायत चुनाव कर, पंचायत का मीटिंग है, पंचायत का मीटिंग है, बोला नहीं क्रिकेट खेलबो। चलो चलो पहले क्रिकेट खेलबो। अलग पगला है, नहीं मान रहा है। मछली पकड़बो, क्रिकेट खेलबो, ऐसा कर रहा है। चुनाव उधर उधर इंपॉर्टेंट मीटिंग बैठा है। ऐसा ऐसे आदमी बना क्या मतलब है? ठीक है भगाओ, ऐसे आदमी नहीं बनाना है अधिकारी भैया। दूसरा दिवालिया घोषित बैंक करप्ट, विजय माल्या। अरे है तो बैंक करप्ट ही तो है, और क्या है? ठीक है, मतलब दिवालिया मतलब जिसके जो बैंक का पैसा नहीं लौटा पा रहा है, इतना ले लिया है, अब पता चल रहा है भैया सरपंच बना दिया, यहाँ पूरा सबका जमीन वमीन बेच के पार। ऐसे आदमी को थोड़ी बनाओगे सरपंच? ये दिवालिया व्यक्ति को नहीं बना जा सकता। एकदम ध्यान से ना, इस पॉइंट में आपको कई जगह घुमाएगा, एकदम ध्यान से। 21 वर्ष की आयु से कम हो तो अयोग्य, लिखो 21 वर्ष से कम आयु हो तो अयोग्य। एक बात इसी चीज में कंटिन्यू लिखना, 21 वर्ष की आयु हो तो आयु 21 से कम होगा तो, अब 10 साल का लड़का बोल रहा सरपंच बनूंगा, अरे कौन बनाएगा तेरे भैया? अगर 21 से ज्यादा है, एज किससे ज्यादा है? 21 से ज्यादा और 21 से 30 के बीच में हो, लिखिए। अगर कोई व्यक्ति जिसकी एज 21 से ज्यादा हो और 30 के बीच हो, 21 से 30 के बीच, 21 to 30, और वो नॉट अ लिटरेट, साक्षर ना हो, 21 से 30 के बीच का उम्र है और वो साक्षर नहीं है, तब भी क्या हो जाएगा? अपात्र, अयोग्य, डिस्क्वालीफाई। मतलब ये भी उसके लिए क्या है? डिस्क्वालिफिकेशन। 21 से 30 का एज है तो उसको क्या होना जरूरी है? शिक्षित। कौन मेरे को शिक्षित का परिभाषा बता सकता है? शिक्षित किसको बोलते हैं? किसी को पता ही नहीं है शिक्षित किसको बोलते हैं। 7 वर्ष से अधिक उम्र का हर वह व्यक्ति जो किसी एक भाषा को पढ़ लिख और बोल सकता हो, वो क्या हो जाएगा? शिक्षित। 7 वर्ष से अधिक का
कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी एक भाषा को प्रॉपर रूप से लिख सके, पढ़ सके और बोल सके, क्या कहलाता है? शिक्षित। बात समझ में आया? जो नहीं कर पाया ऐसा वो कैसा है? भले वो एक क्लास मत गया हो, लेकिन किसी एक भाषा को बोल सके, लिख सके और समझ सके, तब वो क्या कहलाएगा? शिक्षित। 21, अभी यहां मैं को नहीं बोला 12वीं पास को शिक्षित बोलते हैं, ये बात मैं नहीं किया ना। 8वीं पास को शिक्षित क्या बोलते हैं, ये नहीं बोला ना मैं। तो ये भी याद रखना है आपको। 21 से लेकर 30 वर्ष के बीच का वह व्यक्ति जो क्या हो? साक्षर ना हो। ठीक है, इसी के आगे लिखना 30 वर्ष से अधिक का व्यक्ति, 30 वर्ष से अधिक आयु का हो, और अगर वो साक्षर नहीं भी है तो पात्र होगा। 21 वर्ष से कम है तो अपात्र, 21 से 30 के बीच में है और साक्षर नहीं है, लिटरेट नहीं है तो अपात्र, लेकिन 30 साल का है उसके बाद अनपढ़ भी है तो याद रखना है पात्र रहेगा। बूढ़ों को छूट है, बूढ़ों को। क्लियर? चलें आगे। किसी भी लाभ के पद को धारण ना करता हो, पंचायत के अधीन किसी भी लाभ के पद को धारण ना करता हो। पॉइंट टू पॉइंट लिखते चलना है। लाभ का पद मतलब हर एक सरकारी नौकरी क्या होता है? लाभ का पद, चाहे वो चपरासी का नौकरी क्यों ना हो। लेकिन राष्ट्रपति लाभ का पद नहीं है, राज्यपाल लाभ का पद नहीं है। बात समझ में आ रहा है? बड़े बड़े पोस्ट लाभ के पद नहीं है, लेकिन एक सरकारी नौकरी भले चपरासी क्यों ना हो, लाभ का पद है। क्लियर? ठीक। ये देखो कि अरे इसको लिखने का जरूरत नहीं है, आप वही चीज है। केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य सरकार या कोई स्थानीय सरकारी सोसाइटी में भी अचीव सचिव बहुत सारे लोग रहते हैं, या सार्वजनिक उपक्रम में लाभ के पद पर हो, मतलब नौकरी पर हो। अगर यहाँ पर किसी पद पर है तो भी वो क्या नहीं हो सकता? चुनाव में भाग नहीं। ये सब उसके क्या है? डिस्क्वालिफिकेशन। कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट सोसाइटीज, सार्वजनिक उपक्रम का पब्लिक प्ले मतलब सॉरी उपक्रम मतलब क्या? अरे जीते नवरत्न महारत्न ये सब क्या है? कंपनीज, पब्लिक कंपनीज। ठीक है, पब्लिक सेक्टर। हाँ, उपक्रम मतलब सेक्टर्स, इनमें लाभ के पद पर ना हो। शासकीय संस्थानों से, देख पहले था, लेकिन किसी शासकीय संस्थान से, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से भ्रष्टाचार मतलब करप्शन, करप्ट और निष्ठाहीनता के चलते उसे पद से निकाला गया हो। निष्ठाहीनता के लिए आपको याद रखना है क्या? इनडिसिप्लिन। भ्रष्टाचार, करप्ट या इनडिसिप्लिन के चलते उसको पद से निकाला गया हो, वह व्यक्ति भी पंचायत चुनाव लड़ने के लिए क्या है? अयोग्य। टेंडर निकलता है हर जगह का, हर ग्राम पंचायत का, फलाना का, जगह का, ठिकाना, आजकल हर जगह का क्या निकलता है? निविदा, संविदा, टेंडर्स। तो किसी पंचायत के साथ, देखो पंचायत के साथ किसी भी संविदा में प्रत्यक्ष, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई उसका पार्ट हो, मतलब उसमें भी उसका कुछ अंश है अगर किसी व्यक्ति का, वो भी पंचायत, क्योंकि देख जैसे वो बनेगा केवल अपना ही अंश बढ़ाएगा। बात समझ में आ रहा है? अगर वो टेंडर लेता है, फलाना करता है, ठिकाना करता है, तो ये अपना ही टेंडर जगह जगह चालू कर देगा। इधर सरपंच अलग रहेगा, पूरा टेंडर इसी चलते रहेगा, रेती खदान इसी के अंडर में, फलाना इसी के अंडर, सारा चीज इसी चलते रहेगा। इसलिए वो भी कैसा होगा? अपात्र। नेक्स्ट, ये एक एक पॉइंट काम का, एक एक पॉइंट। नेक्स्ट, ऐसे समाचार पत्रों में, देखो कोई न्यूज़पेपर है जिसमें पंचायत के क्रियाकलाप, वर्किंग या उनका एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन दिया जाता है। ऐसा कोई समाचार पत्र है जिसमें पंचायतों के वर्किंग क्रियाकलाप, आज ये करेंगे, कल वो करेंगे, यहाँ पर ये हुआ, इसका उद्घाटन, पंचायत भवन, फलाना ढेकाना, ये सब, ये क्रियाकलाप और विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट आदि दिए जाते हैं,
उनमें उसका कोई हित या अंश हो, या मान लीजिए वो उसका ऑडिटर ही है, संपादक ही है कोई आदमी, वो भी इसके लिए क्या होगा, अपात्र। किसी व्यक्ति का न्यूज़पेपर है, वो उसका संपादन कर रहा है, ठीक है, और उसमें क्या छपता है, उस पंचायत के वर्किंग कार्यकलाप छपते हैं, और उस पंचायत के क्या छपते हैं, उसमें एडवर्टीजमेंट। तो ऐसा व्यक्ति भी क्या होगा, जिसका वो न्यूज़पेपर है, ऐसा व्यक्ति भी क्या होगा, अपात्र होगा, ठीक है। अगर वो किसी प्रकार का पंचायत टेंडर लेता है, अगर टेंडर में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी प्रकार से भी इन्वॉल्व है, ऐसा व्यक्ति भी क्या होगा, अपात्र होगा। किसी पहले सरकारी संस्थानों से उसको भ्रष्टाचार करप्शन का आरोप लगाए, ऐसा व्यक्ति भी क्या होगा, अपात्र होगा। किसी भी प्रकार से लाभ के पद पर होगा, अपात्र होगा। 21 साल का व्यक्ति है, 21 से कम का है, अपात्र होगा। 21 से 30 के बीच में है और अशिक्षित है, अपात्र होगा। 21 से ज्यादा है और अशिक्षित है, पात्र होगा। क्लियर, ठीक है। और दिवालिया, बैंक करप्टी और मेंटल का तो बात ही नहीं है। चलें आगे। स्वेच्छा से अगर उसने विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिया है, बोले अमेरिका जाऊंगा, अमेरिका का निवासी बनूंगा, अमेरिका ही सब कुछ है, वो दिन रात क्या कर रहा है, अमेरिका अमेरिका। यहाँ से भैया चल, पंचायत में तेरा कोई जरूरत नहीं है। अब बोल रहा पंचायत चुनाव लड़ूं, कहाँ जाऊंगा, बोलता हूँ दिन रात अमेरिका की नागरिकता लूंगा, अमेरिका जाऊं। यहाँ पंचायत में क्या कर रहा है भक्त। पंचायत का कोई, देखो ध्यान से मेरी बात सुनना ना, पंचायत का कोई अधिकारी है, मतलब पंच है या सरपंच है, सरपंच है मान ले, चलो कोई सरपंच बना, सरपंच बना, बहुत गरीब था, घर में झोपड़ी ओपड़ी था, कुछ नहीं था, शौचालय भी नहीं था, लेकिन अब सरपंच बने 1 साल हो गया, पैसा आ रहा है। अब उसके घर में अगर शौचालय नहीं है, 1 साल बाद, 1 साल बाद कैसा शौचालय, जलवाहित, पानी बहना चाहिए भैया, ऐसा नहीं पानी से नहीं आ रहा है, पानी बहते रहना चाहिए, पानी की सुविधा होनी चाहिए। तो अगर उसके घर में चूना 1 साल बाद तक अगर क्या नहीं है, शौचालय नहीं है, तो वह सरपंच क्या हो जाएगा, 1 वर्ष बाद नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो भी अपात्र। शुरू में नहीं था कोई बात नहीं, चुनाव लड़ रहा था तब नहीं था, नहीं कोई बात नहीं, लेकिन उसके पश्चात, किसके पश्चात, निर्वाचित होने के 1 वर्ष के बाद अगर उसके घर में शौचालय नहीं होगा, तब भी वो क्या हो जाएगा, अपात्र। नेक्स्ट, पंचायत का कोई बकाया बचा है, ड्यू बैलेंस, बकाया राशि, ड्यू बैलेंस, पंचायत का पैसा लग रहा है, मान लीजिए 1-2 लाख रुपया पैसा लग रहा है, ठीक है, कोई मांग ही नहीं रहा है, क्यों देगा, पंचायत का उसके पास बैलेंस है, ड्यू बैलेंस, मान लीजिए 1 लाख रुपया लग रहा है पंचायत का, और कोई मांग ही नहीं रहा, क्यों देगा भाई, तेरे से कोई मांग ही नहीं रहा, तो किसी को पैसा लग रहा है, क्यों देगा, है कि नहीं रहा, तेरे तेरा पैसा लग रहा है और तेरे से मांग ही नहीं रहा है, तो तू पैसा वापस करेगा, कोई ही नहीं करेगा। लेकिन अगर मांग किया गया, डिमांड नोटिफिकेशन के द्वारा, सूचना, मांग सूचना के 30 दिन के भीतर अगर जमा नहीं किया गया तो भी अपात्र हो जाएगा। अगर डिमांड गया उसके पास, मांग किया गया, और इसके बाद उसको सबमिट नहीं करेगा ड्यू बैलेंस को, तो क्या हो जाएगा, 30 दिन के भीतर अगर जमा नहीं करेगा तो अपात्र। किसी भी प्रकार का पंचायत बिल्डिंग्स या गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, सरकारी भवन या सरकारी भवन या पंचायत भवन को इसने क्या करके रखा है, इनकरेज, अतिक्रमण करके रखा हुआ है, तो भी क्या होगा, ये अपात्र।
पता चला इस बार सरपंच था, पंचायत भवन बनाया, अपने ही नाम करा लिया, बड़े वाले ट्रक नाम में पंचायत भवन चल रहा है, ठीक है, पंचायत भवन किसके नाम में कर दिया, अपने बड़े वाले ट्रक नाम में। तो भैया ये ऐसे व्यक्ति को क्या किया जाएगा, अपात्र। ठीक। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति को न्यायालय के द्वारा अगर कोर्ट ने अपराधी ठहराया है, कोर्ट फाउंड ही वाज अ गिल्टी, ठीक है, अगर न्यायालय के द्वारा अपराधी ठहराया गया, कोई बात नहीं, मतलब गांव में एक आध बार झगड़ा वगड़ा हुआ तो एक आध जन को 2-3 तमाचा मार दिया, एक आध हफ्ता जेल काट के आ गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसा नहीं, जज अपराधी ठहराया, दोषी पाया गया, ही वॉज अ गिल्टी, ही फाउंड गिल्टी, और सजा 6 महीने से ज्यादा का था, मतलब कुछ अच्छा अपराध होगा, 6 महीने से अधिक उसने क्या किया हो, सजा पूर्ण होने के तारीख से 6 महीने का सजा काटा है, तो 6 महीना पूरा होने के तारीख से 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता। कितने साल तक, जिस दिन उसकी सजा खत्म हुई वहां से वो 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएगा। जैसे जेल काट के आया उस तारीख से लेके 5 साल तक क्या नहीं लड़ सकता, वो चुनाव नहीं लड़ सकता। स्टेट लेजिस्लेटिव के द्वारा बनाया गया किसी कानून को, अगर कोई लॉ स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया और उसके द्वारा अगर कोई अयोग्य घोषित हो रहा है तो भी वो क्या हो जाएगा, अपात्र। अरे कोई राज्य सरकार कानून बनाया उसके हिसाब से तू अपात्र हो रहा है तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, अपात्र। ठीक। जितना बोल रहा हूं उतना ही लिखना। पंचायत के इजाजत के बिना उसकी समिति के लगातार 3 सम्मेलन में अनुपस्थित रहता है। पंचायतों को अपने को आगे चल के समितियां पढ़ना है, ठीक है, अगर किसी भी समिति का वो क्या है, सदस्य है, और इस समिति से बिना इजाजत लिए या बिना परमिशन लिए लगातार 3 सम्मेलनों से क्या रहता है, अनुपस्थित है, अब्सेंट है, या 6 महीने के बीच हुए सम्मेलनों में आधे से अधिक में अब्सेंट, अधिक में उपस्थित, हाँ अब्सेंट होता है, तो वह पंचायत का पदाधिकारी नहीं रह जाता और उसका पद क्या हो जाता है, वैकेंट, रिक्त माना जाता है। अगर पंचायत का वो सदस्य है, लगातार समिति के 3 बैठक में अनुपस्थित है, बिना जानकारी के, भाई बता के तो कहीं भी जा सकता है, बिना जानकारी के अगर वो 3 मीटिंग से ज़्यादा में अनुपस्थित है, या 6 महीने से मीटिंग में आता है, किसी में आता है, नहीं आता है, आधे से ज़्यादा में गायब है, तो वह पंचायत पदधारी नहीं रह जाता और उसका पद क्या माना जाता है, वैकेंट, रिक्त माना जाता है। इतने प्रकार से कोई व्यक्ति क्या हो सकता है, अपात्र। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर, आर्टिकल 243 F, 243 F, ठीक। चलिए इसके बाद F के बाद G, पार्ले G, मतलब पंचायतों की शक्तियां, पंचायतों की शक्तियां,